बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, जब हम सर्दी की बात करते हैं, मौसम चेंज होने की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम सब पर रोनुमा होते हैं, और बिलखुसूस हमारी स्किन पर ऐसे बहुत सारे असरात हैं जो कि मौसम के चेंज होने के साथ साथ रोनुमा होते हैं। इन असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं या फिर इनको टैकल कैसे कर सकते हैं, इनके साथ कोप अप कैसे किया जा सकता है, यकीनन ये कहीं ना कहीं हमें परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। और जब सर्दियों की बात आती है, मौसम सर्दी की बात आती है, मौसम सरमा जब हम जिसमें दाखिल हो चुके हैं, अब इसकी बात आती है, तो ऐसे में हर कोई ये कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि मेरी जिल्द खुश्क हो रही है, मुझे ड्राइनेस का इशू है, मेरी स्कैल्प ड्राई हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, मेरी जो है वो स्किन पर ऐसे खुरदरी हो रही है, सॉफ्ट नहीं रही, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, डल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बच्चों, बड़ों, ख़वातीन, मर्द हज़रात सबके साथ होते हैं मौसम की चेंजिंग के दौरान। और जब सर्दी की बात करते हैं तो यकीनन खुश्क हवाएं हैं, तो मौसम खुश्क है, और इसी के असरात हमारी जिल्द पे इसी तरीके से रोनुमा होते हैं कि खुश्की की सब जो है वो कंप्लेन करते हैं। ड्राइनेस है, डलनेस है, स्किन रैशेज़ हो रहे हैं, स्किन फट रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखते होंगे कि उनके इवन हाथों की जो स्किन है वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई ना कोई क्रैक्स पड़ रहे हैं। उनके फेस पे, जहाँ वो चीक्स की अगर बात करें, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है और एकदम से जब वो बाहर निकलते हैं अपने घरों से, तो उनके चीक्स सिर्फ रेड नहीं होते, वहाँ ड्राइनेस के पैचेस भी हमें नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उनकी स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यकीनन ये सर्दी की वजह से होता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, ये है जी हमारा आज का टॉपिक कि मौसम सरमा में अपनी जिल्द की हिफाजत को मुमकिन कैसे बना सकते हैं। इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ना सिर्फ बच्चों के हवाले से बल्कि बड़ों के हवाले से भी बात होगी, ख़वातीन के हवाले से बात होगी, मर्द हज़रात जिनका एक्सपोजर बाहर बहुत ज़्यादा होता है, जो अफराद जो हैं वो बाइक इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी बनाएं। और जिल्द की हिफाजत के साथ साथ जब हम धूप में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लोग धूप में बैठने के शौकीन होते हैं, डेफिनेटली सर्दी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज्ड टू होते हैं कि हर दोपहर को उन्होंने धूप में बैठना है, वहीं पर दोपहर का खाना भी खाना है। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय करते हैं अपनी जो है मॉर्निंग टाइम, या फिर अपना मिड टाइम जो है वो वहाँ पे इंजॉयबल भी बनाना है, साथ ही साथ अपनी स्किन की हिफाजत करनी है, क्योंकि सन टैनिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। जब हम धूप में डायरेक्ट एक्सपोजर हमारा होता है तो डेफिनेटली उसका भी असर होता है, और वो सन टैनिंग की सूरत में हमें नज़र आता है कि स्किन टैन होना शुरू हो जाती है। फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि ड्राइनेस तो थी लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्शन भी डल होता चला जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यकीनन ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे एसेंशियल्स जो कि हम सब के लिए लगाना, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। और फिर हम इसी के साथ अगर फर्दर देखें तो वो लोग जिन्हें पहले से ही कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्किन इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये मौसम किस कदर थोड़ा सा मुश्किल लेकर आता है, या उनको किस तरह से एफ़र्ट करनी है, उन्हें किस तरह से अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी बनाना है, ये भी आज का हमारा फर्दर टॉपिक होगा कि जिसको हम इन डेप्थ जानेंगे कि अगर कुछ ऐसे अफराद जिनको स्किन का ऑलरेडी कोई इशू है, कोई स्किन डिजीज़ है, उन्हें किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत करनी है और किस तरह से एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है। एक्सपर्ट्स की जब बात आती है तो यकीनन हमारी मुलाकात जब होती है एक्सपर्ट्स के साथ, हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए जो कि कॉमनली सुनने में आ रहे हैं, जो कि हर वक्त हम सुनते हैं कि किसी ना किसी को इस प्रॉब्लम में वो गिरफ्तार है या इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो फिर उन बहन भाइयों की हमने हेल्प किस तरह से करनी है, यही हम आज के प्रोग्राम में भी इन डिटेल जानेंगे। लाइव प्रोग्राम है तो आप भी लाइवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल करके, और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनसे जान सकते हैं अपनी स्किन की हिफाजत के हवाले से जानना चाहें, कोई स्किन इशू है, कोई स्किन डिजीज़ है, उसके हवाले से कोई बात करना चाहें, अपने बच्चों की स्किन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ख़वातीन अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकती हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होने के साथ साथ अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकती हैं। आप भी लाइव कॉल के ज़रिए पार्टिसिपेट करें, हमारे एक्सपर्ट से जानें अपने स्किन इश्यूज़ के हवाले से। मर्द हजरात भी जान सकते हैं। 05123212000, 05123212003, ये दोनों हमारे नंबर्स हैं, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। आप कॉल करें,
पार्टिसिपेट करें और स्किन के हवाले से कुछ जानना चाहें, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। मुलाकात कराते हैं आपके आज के हमारे जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मुबशिर ढा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम। थैंक यू आपके आने का। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मौसम सरमा में हम दाखिल हो चुके हैं, सर्दी के असरात भी हमारे जो है वो जिल्द पर नमूदार हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो खुश्क जिल्द का प्रॉब्लम है यकीनन ये कॉमन है, हेल्थ डैमेज होती है। उसके बाद क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों ने इस तरह की क्रीम इस्तेमाल की होती हैं उसके बाद उनकी फेस के ऊपर या उनकी स्किन के ऊपर बड़ी सिवियर किस्म की पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। आप देखते हैं मोस्टली लोगों की बहुत थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से उनके अंदर की जो कैपिलरीज हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट आपने अक्सर देखा होगा लोगों को क्या होता है कि जी एक पैच सा बन जाता है, मतलब नोज अलॉन्ग विद दिस चीक्स एक बटरफ्लाई टाइप ना उनका पिगमेंटेशन बन जाता है। तो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन जिसको भी होती है उनमें से मोस्टली लोगों ने यही स्टेरॉइड वाली क्रीम यूज की होती हैं। और इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर सपोज के आपने 4 साल पहले 5 साल पहले क्रीम यूज किया तो उसका इफेक्ट 4-5 साल बाद भी आ जाता है। अच्छा। और जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं हमारे प्रैक्टिस में तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको प्रॉपरली गाइड करें कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और जो हम प्रोसीजर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होगा, क्योंकि जो नेचुरल और डर्माटोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं जो डॉक्टर्स करते हैं उसमें इंस्टेंट का कोई काम नहीं, इंस्टेंट का कोई काम नहीं। ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती हैं, इंप्रूव नो डाउट होती हैं, लेकिन वो चूंकि ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे स्किन डैमेज नहीं होती जबकि स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर तो नेचुरल आपको ग्लो चाहिए, आपने स्किन के ऊपर कोई ऐसे तजर्बात नहीं किए हुए, फिर तो उसके रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी इस तरह के तजर्बात किए हुए होम रेमेडीज हैं या दूसरा ये कि इस तरह की क्रीम यूज की हुई हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये क्रीम्स इस्तेमाल ना करें, कोई शॉर्टकट की तरफ ना जाएं ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। अब तो हम एक स्टेप एडवांस चले गए हैं, अब व्हाइटनिंग क्रीम्स के साथ साथ व्हाइटनिंग सीरम्स भी अवेलेबल है मार्केट में। डॉक्टर साहब, अब व्हाइटनिंग सीरम्स ये कहते हैं कि अगर क्रीम 7 दिन में इफेक्टिव है तो व्हाइटनिंग सीरम्स जो है वो 3 दिन में आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी यकीनन नुकसानदेह कि वो डायरेक्ट स्किन के अंदर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग बात अगेन मैं करूंगा कि जो भी चीज आपको इतना शॉर्टकट में रिजल्ट देगी तो उसके आप कीप इट क्लियर कीजिए कि आपका उसका आपकी स्किन के ऊपर जो है ना बैड इंपैक्ट आएगा। सीरम्स भी अवेलेबल हैं, ऐसी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं कि दे आर मेडिकेटेड क्रीम्स, सही, और उनके रिजल्ट्स ठीक आते हैं। बट वो जो भी क्रीम्स डॉक्टर आपको लिख के देगा उस क्रीम का रिजल्ट आएगा महीने बाद, 1.5 महीने बाद। वो ऐसा नहीं होगा कि आप रात को लगाएंगे सुबह आप गोरे हो जाएंगे। और सीरम्स भी हमारे पास होते हैं जो विटामिन सी वाले सीरम्स हैं, हाइड्रोनिक एसिड वाले सीरम्स हैं, क्रीम्स ऐसी अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसी चीजें जो कि आपकी स्किन को इंप्रूव करती हैं, स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करती हैं, और इंप्रूव करने के साथ उसके अंदर फिर ग्रो भी लेके आती है, फ्रेशनेस भी लेके आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें जो है वो कम्प्लेक्शन को हम साइड पे ले आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देते हैं। हेल्दी स्किन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही नहीं कि स्किन हेल्दी होना कितना ज़रूरी है, फेस ग्लोइंग होना, फ्रेशनेस होना आपके चेहरे पे कितना ज़रूरी है। कंटिन्यू करेंगे, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं कौन कहाँ से और क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, मैं पिंडी गेब अटक से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद जी। उमर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सिस्टर, डॉक्टर मुबशिर साहब से बात करना चाहूंगा। जी जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। मैं सुन रहा हूँ, प्लीज बोलिए। जी डॉक्टर साहब, जब मैं बाइक वगैरह चलाता हूँ तो मास्क वगैरह या हेलमेट वगैरह जब लगाता हूँ या मफलर रुमाल वगैरह करता हूँ ना तो सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सांस की तकलीफ आती है, वो किसी मौसम के साथ रिलेट करती है या हर वक्त आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं सर, मौसम सरमा में, सर्दियों की जब बाइक वगैरह चलाता हूँ ना उस वक्त। अच्छा, इस तरह है कि जो होता क्या है कि सर्दियों में आपका पोलन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है। दो कि ये पल्मोनोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। सही है डॉक्टर साहब, क्या सजेस्ट करेंगे? उमर साहब, आप प्रोग्राम देखते रहिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, आप सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो ये कि आप जो प्रॉपर कंसल्टेंट जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो फेफड़ों वाले डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें और जो वो मेडिकेशन दें उसको अकॉर्डिंगली आप यूज करें। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि जब आप इस तरह का मफलर यूज करें, कुछ करें, तो जो आपका मुंह और नाक है उसको क्लोज बिल्कुल ना करें ताकि जो आपको सांस में प्रॉब्लम आ रहा है वो ना हो। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि अब आपने खुद ही ये बात की तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि कुछ लोगों को स्वेटर से, ये मफलर से या गर्म टोपी इस्तेमाल करने से इनसे भी एलर्जी होती है और इनसे भी वो कहते हैं कि या तो इरिटेशन स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा खारिश का इशू आ गया। इससे क्या हो सकता है, इसका क्या हल हो सकता है?
देखें ये जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें होता यूं है कि हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, हमारी स्किन होती है, वो किसी भी स्पेसिफिक कपड़े के साथ, किसी भी स्पेसिफिक कॉटन के साथ एलर्जी हो जाती है उसको। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है। इसमें क्या होता है जी कि आप जब भी उसके साथ एक्सपोज होंगे, सपोज कि सूती कपड़े से हो गई है, रेशमी से हो गई है, किसी भी ऐसी स्टफ से हो गई है, तो उसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि उस एक्सपोजर को हमने रोकना होता है। सपोज के सूती से हो रही है तो वो सूती कपड़ा नहीं पहनेंगे। मैंने बच्चों में भी देखी है ये बात कि बच्चे स्वेटर नहीं पहन सकते, उनको स्वेटर पहना दें और बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं। वो वूल से हो सकता है, मतलब ये डिपेंड्स कि किस कपड़े से या किस स्टफ से किसको हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन होती है ये कि फॉर टाइम बीइंग तो हम डॉक्टर के पास आएंगे, हम ट्रीट कर देंगे, लेकिन अगेन अगर दोबारा वो चीज वो पहनेंगे, या सपोज के इससे क्रीम से भी होती है, किसी ऐसे लिक्विड से भी होती है, इवन के खवातीन में ऐसा होता है ज्वेलरी से भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मैं चाहूंगी कि हम इसको इन डिटेल डॉक्टर साहब से जानें कि जिन लोगों को कपड़ों से एलर्जी है या स्किन इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, ज्वेलरी का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, कुछ ऐसे जो है वो हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स खवातीन नहीं पहन सकती हैं, उसकी क्या रीजन है, उसका क्या इलाज है, उसका क्या हल है, डॉक्टर साहब से ही जानेंगे इन डिटेल। एक ब्रेक के जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्किन एलर्जीज़ की हम बात करते हैं कि बाज़ लोग सर्दियों में ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि किसी ख़ास किस्म के कपड़े से उनको एलर्जी है, वो स्वेटर नहीं पहन सकते, वो मफलर नहीं ओढ़ सकते, वो मास्क नहीं लगा सकते, वो गर्म टोपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इरिटेशन होती है, स्किन एलर्जी हो जाती है। और इसी के साथ साथ वो ख़वातीन जो सैलॉन्स में जाती हैं वहाँ भी हमें ये कंप्लेन नज़र आती है कि किसी ख़ास किस्म की क्रीम से, किसी फेशियल ट्रीटमेंट से उन्हें एलर्जी हो गई है। डॉक्टर साहब, ये जो हम ये देखते हैं कंप्लेंट्स, ये यकीनन सर्दियों में बढ़ जाती हैं, इनका क्या हल है? सर्दियों में जिस तरह मैंने पहले बताया ना आपको कि स्किन ड्राई होती है, ठीक है, और इसको कहते हैं हम एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। होता क्या है कि जी कि जब भी आपकी स्किन ऐसे किसी भी स्टफ के साथ टच होगी जिससे आपकी स्किन एलर्जी कर चुकी हुई है, एलर्जी हो चुकी हुई है, तो दोबारा एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाएगा बॉडी का। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर इचिंग भी होती है, पैचेस भी बनते हैं, और इस तरह की जो आप बता रही हैं सिम्टम इस तरह से हो जाता है। अच्छा, इसमें ये ऑडियंस को ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ किसी स्टफ से नहीं होता, सिर्फ कपड़े से नहीं होता, और ये नहीं कि जी कि आप कोई चीज पहनेंगे तो होगा। ये आपको कोई ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज करते हैं, इवन के गोल्ड से, सिल्वर से हो जाता है, लेकिन गोल्ड सिल्वर से चांसेस कम होते होने के, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ज्यादा हमने केसेस देखे। आपसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल करें, जानना चाहें जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। अच्छा, फर्दर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जो हमारी न्यूली मैरिड खवातीन होती हैं या दुल्हनें होती हैं, उनको क्या होता है कि वो मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी का एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाता है। होता क्या है कि जहां जहां पे पूरे बाजू पे, हाथ पे जहां जहां मेहंदी लगी होती है वहां ब्लिस्टर से बन जाते हैं। वो भी यही होता है कि जी कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है कि वो बॉडी का एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है जब आप कोई ऐसे केमिकल यूज करते हैं, मेहंदी के अंदर केमिकल होते हैं, या सपोज के ब्लीच करते हैं, कुछ भी ऐसा चीज यूज करें जिससे आपकी बॉडी एलर्जिक हो चुकी हुई है, तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होता है कि हम फॉर टाइम बीइंग तो उनको ट्रीट करके ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर दोबारा वो चीज इस्तेमाल कीजिएगा तो दोबारा इस तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्रिवेंटिव है, या आप वो दोबारा वो चीज इस्तेमाल ही ना करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया कि खवातीन क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और वो चाहती हैं कि जो वो दिल उनका है वो करके रहें, लेकिन जिस तरह के एलर्जिक रिस्पॉन्सेज का हम बात कर रहे हैं, ऐसे में एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करके फिर वो काम करा लेना, क्या ये ठीक है, सेफ है, या इसके भी नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अगर एंटी एलर्जिक यूज करते हैं, एंटी एलर्जिक तो हम भी देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जी एंटी एलर्जिक वो तो अचानक से आ गया, किसी को ये तो पता नहीं होता कि हम मेहंदी लगाएंगे तो इस तरह एलर्जी हो जाएगी। एट दैट टाइम आपने वो चीज यूज की और आपने एलर्जिक रिस्पॉन्स आया, डॉक्टर के पास गया, उसने आपको ट्रीट कर दिया। दोबारा जब आप करेंगे तो बॉडी में ऑलरेडी आपके वो मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि उसको रिटेन करते हैं। हो सकता है कि उसका ज्यादा नुकसान हो। डॉक्टर कंटिन्यू करें, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहां से? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? शौकत महमूद बात कर रहा हूँ। जी शौकत साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये सर में खुश्की सी हो जाती है तो पूरे जिस्म पे फैल जाती है मस्तिष्क। और ये मौसम सरमा में ही होता है आपके साथ ये इशू? जी जी, ये मौसम सरमा में होता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं शौकत साहब से? इस तरह बताएं कि आपको उसमें पिंपल्स भी निकलते हैं सर पे और आपको पेन भी होता है? नहीं, इस तरह का नहीं, कुछ नहीं होता। और जिस्म पे कैसे फैलती है, उसकी खारिश भी होती है आपको?
हल्की हल्की मतलब ये बिल्कुल जैसे नहीं हो जाता है, मतलब वो खुश्की सी बांध जाती है, जैसे खुश्की नहीं होती है हम जो उस तरह की ज्यादा बांध जाती है। बस ये सिंपल वही है कि इसमें जो ड्राइनेस की हम बात कर रहे थे, सही, डॉक्टर साहब इनको जवाब लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब कॉल करने का, प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करें जी। डॉक्टर साहब इसमें करना ये होता है कि आपकी कुछ लोगों में ना उनकी जो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो हेयर हैं वो उनमें डैंड्रफ हो जाता है। अच्छा, वो भी नेचुरल प्रोसीजर है कि जी कि किसी का होता है किसी का नहीं होता, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है कि आप उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, और फिर जब कभी हो तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लें। जो स्किन की बात कर रहे थे कि वहाँ पे हल्की हल्की सी ड्राइनेस होती है और इचिंग होती है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन वही है कि जी आप कोशिश करें कि स्किन को मॉइस्चराइज करें। दूसरा ये कि जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो ये है कि जी आप स्किन पे ऑलिव ऑयल यूज करें। जो ऑलिव ऑयल जिससे मसाज किया जाता है, ऑलिव ऑयल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक खाने वाला होता है, एक मसाज वाला होता है। तो मसाज वाला ऑलिव ऑयल यूज करें और आप कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उससे स्किन बेहतर भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये सुनने में बहुत ज्यादा आता है कि ये जो स्टिकरी हो गई है या खुश्की हो गई है, ये जहाँ बॉडी पार्ट्स पे गिरी है, या अमूमन ऐसा होता है कि फेस पे ही ज्यादा गिरती है, तो वहाँ पे पिंपल्स निकल आना या वहाँ पे भी इचिंग होना, ये उसी की वजह से है कि जो सर की जिल्द खराब हो रही है, या फिर ये फेस की जिल्द भी खराब है? नहीं, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपके फेस पे गिर गई है तो आपके फेस के ऊपर उससे हो गया हुआ है। पिंपल्स उन लोगों को निकलती हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है। आप देख लीजिएगा कि आपके सराउंडिंग में भी जिन दोस्त अहबाब में आप देखेंगे कि जिनको पिंपल्स निकल रहे हैं, जिनको एक्नी हो रही है, पिंपल्स को एक्चुअली हम कहते हैं कि वो एक्नी होती है, तो एक्नी उन लोगों को होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। ऑयली स्किन कैसी होती है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है स्किन के ऊपर जिसको हम सीबम बोलते हैं, और सीबम प्रोडक्शन के लिए हमारे अंदर सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों में उनकी जो सीबम की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारी इसके स्किन के ऊपर आते हैं और उनमें कुछ हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया वहाँ कैप्चर होता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा पिंपल बनता है। ठीक है, उसका भी तरीका ये है कि आप स्किन को प्रॉपर्ली आप इस तरह करें कि जो उसके लिए ख्याल करना होता है वो ये कि आप जो एंटी एक्नी स्किन हमारे वो है फेस वॉश हैं वो यूज करें ताकि एक्नी ना हो। और दूसरा सबको बताना ये बहुत जरूरी है, एक्नी ट्रीटेबल है। आपको जब भी एक्नी हो आप ट्रीट करें प्रॉपर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी रीअकरेंस के चांसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, एक्नी की वजह से आपके फेस पे पिगमेंटेशन होगी, आपके फेस पे स्कार्स बनेंगे, आपके फेस की पूरी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैं पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक्नी जब हो उसको ट्रीट करें, और आपकी एक दफा ठीक हो गया तो वो दोबारा भी हो सकती है, परेशान नहीं होना, वो आपकी स्किन टाइप ट्रीटेबल है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको ट्रीट अगर करवाएं अच्छे डॉक्टर के पास, एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें तो डेफिनेटली ये क्योरेबल भी है, ट्रीटेबल भी है। डॉक्टर साहब सर्दियों की चूंकि हम बात करें तो बहुत बड़ा इशू हमें नजर आता है स्किन टैनिंग का। सन में एक्सपोजर है हमारा, बाहर जा रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को, लेकिन साथ साथ स्किन टैन होती चली जा रही है। तो ऐसे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और उसकी बेहतरीन कॉम्पोजिशन क्या है? अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि लोग ये समझते हैं कि जब विंटर सीजन आ गया हुआ है तो विंटर सीजन में तो हमें सन ब्लॉक की जरूरत भी नहीं है और सन बाथ की बहुत जरूरत है। ये दोनों चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि पहली बात तो ये कि सन बाथ कितना चाहिए, दूसरी बात ये कि क्या आप सनस्क्रीन सन ब्लॉक इस्तेमाल करें या ना करें। सही। पहली बात ये कि जो इंटरनेशनल और नेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप सन बाथ लें, ज़रूर लें, लेकिन ये कि वो 10 to 15 मिनट्स के लिए, वो भी मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में। ठीक है। जो रिकमेंडेड टाइम है वो 7 to 9 AM या फिर 5 to 7 PM। इस दौरान आप सन बाथ लें और वो भी 10 to 15 मिनट्स के लिए। सही। उससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी। ठीक है, और सन एक्सपोजर की वजह से या सन में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसकी वजह से स्किन डैमेज होने से 2-3 इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो आपने खुद बात की कि स्किन टैन होती है। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो छाया बन जाती हैं। तीसरा क्या होता है, स्किन के ऊपर रिंकल्स पैदा होते हैं जो एजिंग साइंस काज करना शुरू कर देते हैं। कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े यंग होते हैं, 22-25 साल की एज होती है, लेकिन वो धूप में काम करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी एज ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, वो रिंकल्स पैदा होने की वजह से। अच्छा, अब इससे हमने बचना कैसे है? जनरल कंसेप्ट ये है कि जी अगर सन एक्सपोजर नहीं होगा तो बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी, विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाएगी। नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। ठीक है,
विटामिन डी के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, वो ये हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, ठीक, और रेगुलर बेसिस पे लें। ये नहीं कि आपने अगर सपोज कि 6 महीने में आपने एक विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लिया तो दैट्स इनफ फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं है, विटामिन डी के लिए आप प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स लें और इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि जी कि मैं दवाएं खा रहा हूँ, या फिर ये आप ये समझते हैं कि जी मुझे मजबूरी होगी, मैं बीमार हूँ तो मैं दवाएं खा रहा हूँ। जिस तरह से आप रूटीन में खुराक लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी के साथ ही आप सप्लीमेंट्स लें और इसको बॉडी की कमी को पूरा करें, ना कि आप सन एक्सपोजर की तरफ जाएं जिससे आपकी स्किन डैमेज होगी। और आपका सवाल था कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या ना करें। सनस्क्रीन जिसको हम सन ब्लॉक भी बोलते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज इट इज इन समर। जिस तरह से ये हमारे समर सीजन में या गर्मियों में इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से ही ये इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप विंटर में, ठीक है उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समर सीजन में हमें 4 to 5 टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है, इसी तरह से विंटर में आप 2 to 3 टाइम अप्लाई करें। लेकिन जो विंटर हमारी सन रेज होती हैं वो भी अल्ट्रावायलेट रेज उनमें शामिल होती हैं और वो भी उतना ही डैमेजिंग होती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। द सेम इज केस विद जिस तरह से हम लोग समर में मॉइस्चराइजर यूज करें 2 to 3 टाइम, विंटर में हम करें 5 to 6 टाइम, एज पर द वेदर कंडीशन हम उसको चेंज करते हैं। एक और चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब हम स्नोफॉल में जाते हैं, आजकल स्नोफॉल का सिलसिला जारी है और स्पेशली हमारे हिली एरियाज में लोग जा रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि स्नोफॉल में तो चूंकि सूरज है ही नहीं, वहां पे सिर्फ हर तरफ स्नो है, हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है। सही, ये सबको बताना चाहिए या सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो क्या होता है कि ना सिर्फ सन रेज में होती हैं, जो स्नोई एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पे भी होती हैं, और दूसरा इसका यह कि वहां पे इसका डबल इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब वो सन रेज से आती हैं तो जो स्नो होती है जो वहां पे पड़ी होती है वहां से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपकी बॉडी पे आती है। बिल्कुल, वो डायरेक्ट आ रही है, वो डायरेक्ट भी आ रही होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही होती हैं, तो आप डबल एक्सपोज्ड होते हैं, तो वहां पे तो स्किन का ख्याल करना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने वहां भी करना है, विंटर सीजन में भी करना है, और जब आप पिकनिक पे जाए वहां पे भी करना है आपने। जैसे डॉक्टर साहब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, विटामिन डी जहाँ जरूरी है, वहाँ स्किन के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल कितना जरूरी है? विटामिन सी भी बहुत जरूरी है स्किन के लिए। स्किन की जो ग्लो की आप बात कर रही थी, आप सीरम्स की बात कर रही थी, आप क्रीम्स की बात कर रही थी, हमारे जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि जो भी वो इस रिकमेंड करेंगे उनमें आप देखिएगा स्किन ग्लो के लिए और स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी होता है उसमें। सही, ठीक है, तो विटामिन सी का इनटेक भी स्किन को बहुत बेहतर करता है। और ये है कि विटामिन सी की जो टॉपिकल एप्लीकेशन है जो क्रीम्स में या सीरम्स में आती हैं, उसका भी रिजल्ट स्किन के ऊपर बहुत अच्छे आते हैं। सही। अब डॉक्टर साहब वही बात पे दोबारा मैं आना चाहूंगी कि खवातीन जहां हम कहते हैं कि बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हैं और अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने की कोशिशें भी करती हैं, और ऐसी कोशिश जो है कहीं ना कहीं कभी उनके लिए नुकसानदेह भी साबित होती है, तो ऐसे में स्किन का हेल्दी होना, फ्रेश होना, ग्लोइंग होना और फिर कॉम्प्लेक्शन को सिर्फ सफ़ेद करना, इन दोनों को जरा सा डिफर करना या इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी स्किन की हेल्थ है। ये आप सबके लिए बात है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सॉरी ऑडियंस के लिए भी है, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी स्किन की हेल्थ है। गोरा होना, आपका कंप्लेक्शन बेहतर होना, स्किन का फ्रेश होना वो बाद में आता है। जिनकी स्किन की हेल्थ बेहतर होती है या हेल्दी स्किन होती है, वो स्किन ऑटोमेटिकली फ्रेश होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी को भी देख लें जिसकी स्किन हेल्दी होगी, जिसकी स्किन की अपर लेयर थिन नहीं हुई होगी, आप देखें ना स्किन की हेल्दी की एक सिंपल सी मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं कि जिनकी स्किन हेल्दी होती है उनकी स्किन के ऊपर कोई आपको कैपिलरीज, खून की जो हम कहते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल वो होती हैं, वेसल्स तो नहीं कहेंगे इनको, कैपिलरीज भी होती हैं हमारी अपर लेयर पे, तो वो आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आपकी स्किन हेल्दी जो होती है, अपर लेयर थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हम एक दफ़ा धूप में जाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो स्किन डैमेज होती है, चाहे सन एक्सपोजर की वजह से हो, चाहे क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से हो, तो आप रेगुलर स्किन को उस चीज़ से एक्सपोज करते हैं, बार बार धूप में जाते हैं, आप सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते, तो ग्रेजुअली उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं तो गया था मेरी स्किन को कुछ भी नहीं हो, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो जो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आना था फॉर दैट टाइम, उस वक्त वो आ चुका होता है। जब आप दूसरी दफा एक्सपोज होंगे तो थोड़े देर से बाद हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम बच्चों के हवाले से जरूर बात करेंगे क्योंकि मौसम सरमा की बात हो रही है और ऐसे में अपनी जिल्द की हिफाजत को मुमकिन कैसे बनाना है, इस पर हम इन डिटेल मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बच्चों के हवाले से, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो कॉलेज स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, सुबह के टाइम जिनका एक्सपोजर है सन के सामने, उन्हें अपनी जिल्द को कैसे बेहतर बनाना है, माओ ने क्या किरदार अदा करना है, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू।
हम बैक जी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम सरमा में अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, ये है हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हम अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और बिलखुसूस जब सर्दी में बात आती है, ख़वातीन की बात हो, मर्द हजरात की बात हो, स्पेशली बच्चों के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। कुछ स्किन एलर्जीज़ को हमने डिस्कस किया, कुछ स्किन इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, कुछ ऐसे अफराद जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्किन डिजीज़ में मुब्तला हैं या उनको कोई ना कोई स्किन इशू है, वो किस तरह से केयरफुल हो सकते हैं या सर्दियों में उन्हें किस तरह से हिफाजत करनी है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। अब कुछ बात करेंगे बच्चों के हवाले से, माओं को कितना कंसर्न रहना है। डॉक्टर साहब, जहां माओं ने अपनी जिल्द की हिफाजत करनी है, वहीं वो छोटे बच्चे जो सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं, हम देखते हैं उनके चीक्स बहुत रेड हुए होते हैं और उसके बाद फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। सिर्फ ये खुश्की की ही अलामत है या इसके अलावा भी कोई स्किन इशू हो सकता है? देखिए, इसमें होता ये है कि जब बच्चे होते हैं तो मोस्टली जब स्कूल टाइम जाते हैं तो स्कूल टाइम में उस वक्त मॉर्निंग टाइम में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जब स्किन एक्सपोज होती है सर्दी से तो उसमें ड्राइनेस होती है। ठीक, उसका भी तरीका ये है कि अगर उसके आपने साइड इफेक्ट से बचना है तो आप उनकी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखें। दूसरा ये कि बच्चों में सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक, कि अगर ये समझते हैं कि जी बच्चों में नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी स्किन हेल्दी होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी स्किन ग्रो कर रही होती है और उनकी बॉडी के साथ स्किन में चेंजेस भी आ रही है, नरिश हो रही होती है, तो इसलिए उस वक्त उनको मॉइस्चराइज करें, उनको रेगुलर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं हो सकता जी सन रेज जो है वो बड़ों की स्किन को डैमेज करती है और बच्चों की स्किन को डैमेज नहीं करती। स्किन आपके एक बॉडी पार्ट है जो कि सन एक्सपोजर से डैमेज होगा, तो इसलिए आपने जिस तरह से हिफाजत अपने बड़ों की स्किन की करनी है, इस तरह से बच्चों की भी करनी है। दूसरा ये है कि जब आप बच्चों में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, बच्चों में वाटर इनटेक नहीं होता, ऐसे ही है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें उनके लिए बहुत कम हो जाता है। और ये होता है कि जी के बच्चे जो है ना वो ज्यादा देर एक्सपोज रहते हैं, मतलब वो घर आके भी घर के अंदर नहीं रहते। मोस्टली देखा गया कि चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, टीनेजर हों, तो मौसम से फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं और उनको घर के अंदर रिटेन करना या रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो माओं को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को, नो डाउट मतलब उनकी एज ऐसी है कि उनको घर में रोकना मुश्किल है, तो कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं, ये जो हमारी 2-3 चीजें मैंने रिकमेंड किया है कि प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करके भेजें बाहर, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, वापस आएं तो प्रॉपर्ली उसके फेस को वॉश करें और हाथों को वॉश करें, तो इससे इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि जी आपकी स्किन में क्रैक्स आएंगे या आपके हाथों में क्रैक्स आएंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो बच्चों की हम बात करें डॉक्टर साहब, रात को उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करना कितना जरूरी है और क्या ऐसे में कुछ लोग वेजलीन का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है या ये स्किन को खराब कर सकता है? नहीं, वेजलीन का इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितना ऑलरेडी ड्राई हो चुकी हुई है। आप देखते हैं कि अक्सर बच्चों के ना होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से निशान पड़ जाते हैं, छोटे बच्चों पे स्पेशली, तो उस वक्त हम राउंड से पैचेस होते हैं, बिल्कुल राउंड से पैचेस बन जाते हैं और ब्लैक भी उसमें अंदर कलर आ जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप वेजलीन इस्तेमाल करें। वेजलीन में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लोशन और क्रीम, इसलिए वो इस्तेमाल करें ताकि वो ठीक हो, बेहतर हो। वैसे रूटीन में आप लोशन का इस्तेमाल करें जो कि आप रूटीन अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। अगर इस तरह से डैमेज हो चुका हुआ है तो फिर वेजलिन के इफेक्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिव टू अदर हमारे जो मॉइस्चराइजर हैं वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोशंस की बात करें, क्रीम्स की बात करें जो डेली हमने इस्तेमाल करने और जो स्किन को मॉइस्चराइज करे, उनकी कॉम्पोजिशन को देखना है कि उनमें वो खास कॉम्पोजिशन है या नहीं, कोई एक एसेंशियल जो कि बेसिकली होना जरूरी है या सिर्फ खाली कोल्ड क्रीम या कोल्ड लोशन जो है वही काफी है? देखें, इसमें जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी, वो ये है कि आप वो कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ में। ठीक है, वो क्या करते हैं कि होता यूँ है मोस्टली जो हमारे पास मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो क्या होता है कि लिखा हुआ और कुछ होता है ऊपर और अंदर कुछ होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है जी कि लोशन ऐसा लेंगे जो आपको गोरा भी करे, तो उस तरह की चीज़ में हाँ अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर आजकल प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास कि जिनके अंदर हाइलोरेनिक एसिड होता है, विटामिन सी की आपने बात की है वो होता है, ग्लूटाथायोन होता है, तो ये चीजें तो आपकी स्किन को एक नेचुरल वे में ग्लो देती हैं और गोरा भी करती हैं एक हद तक। ठीक है, लेकिन ये कि जो आपको विद इन डेज गोरा कर देते हैं और उनकी लेकिन थोड़ा सा इसका दूसरा ये है कि इसकी प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर प्राइस भी बहुत लो है और वो गोरा भी कर रही है तो मुमकिन है उसके अंदर या तो स्टेरॉइड्स हैं या ब्लीचिंग एसिड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसके अंदर जो वो होंगे कंपोनेंट्स होंगे या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी चीजों से अवॉइड करें जो सिंपल मॉइस्चराइजर हैं वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करते हैं लेकिन गोरा नहीं करते। हाँ जी, तो बच्चों के लिए तो हमने सिर्फ मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है तो सिंपल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको ये है कि उनका इंटेक भी बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जरा बच्चों से निकल के अब वर्किंग लेडीज की जानिब आ जाते हैं। आज वर्किंग वुमेन की हम जब बात करते हैं तो हर रोज बाहर जाना, मेकअप भी अप्लाई करना है, ऐसे में सर्दी के असरात को कैसे कम करें? लेकिन सर्दी के असरात जिसने भी काम करने हैं वो वही टिप्स हैं हर किसी के लिए, चाहे वो वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो मेन हैं, चाहे वो फीमेल हैं।
जो भी है, उसके लिए मैं अगेन यही कहूंगा कि जी आप स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें। सही। आप नो डाउट मेकअप करें, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप इस तरह करें कि मेकअप करने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप मॉइस्चराइजर लगा के ऊपर भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, मेकअप लगा के ऊपर भी कर सकते हैं। हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि आपने कौन सी लेयर सन ब्लॉक की रखी है, वो 4th वन हो, वो 5th वन हो, हमें लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं मिसेस सईद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी है 12 साल की, वो 2-3 साल की थी, तो उसके मुंह पे ना खुरदरे खुरदरे दाने से थे, एलर्जी टाइप के। अच्छा। तो उसको मैं, ये डॉक्टर आमना इधर होती हैं, उनको दिखा रही हूँ, लेकिन अभी उसको फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें आप इनसे? आप ये बताएं कि अभी बच्ची की एज कितनी है? 12 साल है। उसकी 12 साढ़े 12 साल है तकरीबन। और आपको मुझे मेडिसिन का बता सकती हैं जो आपने इस्तेमाल की हो पहले? जी एक फेस वॉश दिया था उन्होंने। मुझे सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। फेस वॉश दिया था। अच्छा फेस वॉश दिया था, ठीक है। और एक टैबलेट दी थी उन्होंने, डॉक्टर साहब की 1 महीने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हम इन जनरल इनसे आंसर ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, पार्टिसिपेट करने का। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब इन जनरल अगर बता दें कि जो ये टीनेजर्स हैं, 12 साल की बच्ची है, ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये कंप्लेंट्स होती है कि स्किन पे दाने हैं या पिंपल्स हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है? वो वही है कि जी जो आफ्टर प्यूबर्टी स्पेशली स्टार्ट होते हैं वो एक्नी होती है। ठीक है। और एक्नी के पिंपल्स निकलते हैं आपके फेस के ऊपर। मैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि इसको सेव करने का या इससे बचने का तरीका यही है कि आप एट दैट टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ठीक है। ट्रीटमेंट लेके आप उसको ठीक कर लेंगे, फिर दोबारा हो तो फिर दोबारा ट्रीटमेंट ले लें। इसका यही है ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से या उसके जो एक्नी स्कार्स बनते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उससे बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि हम किसी जो है वो कंसल्टेशन के पास जाना है, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है, या हमें जो है वो ब्यूटी की बात आ जाती है कि हमें तो साफ सुथरा दिखाई देना है, गोरा दिखाई देना है, हम सैलून्स का रुख करते हैं। ख़वातीन की बात की जाए, बच्चियों की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले हम वर्किंग लेडीज़ की बात कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं अपना सवाल ज़रूर आपसे करूँगी। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम मजूहा है। जल्दी से बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मैंने लोशन भी यूज किया लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले तो अपनी एज बताएं। 20। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से जानते हैं, वही ड्राइनेस का इशू आ गया। फिर ड्राइनेस का इशू है इनको ये होता है कि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं सारी ऑडियंस को, वो ये है कि अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, उसके लिए सन ब्लॉक डिफरेंट होते हैं। सही। होता क्या है कि जो ऑयली स्किन है उसके ऊपर अगर हम ड्राई स्किन वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक्नी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को काइंडली लाजमी कंसीडर करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आप उसके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक यूज करें। और जो भी आप सन ब्लॉक यूज करें ऑयली स्किन के लिए वो सीबम कंट्रोल हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जिनकी स्किन ड्राई है, आप इस तरह करें कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज करें। ठीक। एक दफा लेट इट सेटल और वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना। सही। अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में तो मजीद स्किन ड्राई होगी, तो इसलिए जिनकी ऑलरेडी नेचुरली स्किन ड्राई है तो वो अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल रखें। ठीक। बीइंग इन विंटर सीजन। यही जो है वो हम इतनी देर से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल था वो ये था, उसको मैं जरा थोड़ा सा कंपोज करूंगी कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्किन इशू है, हम सैलून का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे हमें फेशियल्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स भी नजर आ रही हैं जो कि आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से जो है कतराते हैं। कितना ज़रूरी है स्किन इशू को, स्किन डिजीज़ को एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाकर और उससे कंसल्ट करना? देखें, अब सैलून का काम सैलून वालों को करना चाहिए और डॉक्टर का काम डॉक्टर को करना चाहिए। आजकल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि मैं खुद एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करता हूँ जिसमें लेजर्स, पीआरपी, बोटॉक्स, वो सारे प्रोसीजर्स आते हैं। तो जो लोग भी इन प्रोसीजर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। मतलब डॉक्टर से मुराद ये है कि वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड डॉक्टर हो, मेडिकल डॉक्टर हो। ये ना हो कि जी कि आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, फलान, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं या सिर्फ सैलून वाली बात है, सैलून वाली हैं, वो ये प्रोसीजर स्टार्ट कर चुकी हो। मैं
दो कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, स्किन डैमेज होती है, तजर्बे करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका ड्रॉबैक वही है कि फिर उसमें आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि फिर उसको ठीक करने में प्रॉब्लम बहुत टाइम लगता है, और फिर हम वही कहते हैं कि हमने वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने पैसे भी लगा लिए। डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कोई मुख्तसर सा पैगाम अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? बस मैं वही जो आपने शुरू में बात की थी, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अपनी जिल्द का ख्याल रखें। जिल्द का ख्याल रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और काइंडली स्किन के ऊपर तजर्बात ना करें। आपने अगर कुछ नहीं भी करना तो उसको छोड़ दें, लेकिन तजर्बात ना करें कि फार्मूला क्रीम्स और इस तरह की चीजें यूज करके अपनी स्किन को डैमेज बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये भी कह दें कि इंटेक को बेहतर बना दें, वाटर इंटेक। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाटर इंटेक अलोंग विद द फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश जूसेस। बिल्कुल, ये भी जो बात हम कहना भूल गए हैं वो ये है कि इनका इस्तेमाल भी आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट लाता है, और ये भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यकीनन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात एट दी एंड की, और इसको मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूंगी कि अल्लाह ताला की जानिब से हमें जब कोई मौसम दिया जाता है, जब मौसम की चेंजेस आ रही हैं, जिन असरात की हम बात कर रहे हैं, उनसे निमटने की बात कर रहे हैं, उनसे खुद को बेहतर बनाने की बात करें, तो वहीं अल्लाह की तरफ से ही हमें कुछ ऐसे गिफ्ट, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी दी गई हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शक्ल में। विटामिन सी की तो हमने इंटेक की बात की, लेकिन हम सिट्रस फ्रूट्स को जो है वो मेंशन करना भूल गए कि वो फल और सब्जियां जो मौसम सरमा का तोहफा है, जो हमें अल्लाह ताला की जानिब से दी जाती हैं, इनका इंटेक अगर हम बढ़ाएं तो यकीनन अपनी स्किन को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, तो ही ज़िंदगी का हकीकी मज़ा भी इंजॉय कर सकते हैं। और यही बात हम अपने हर प्रोग्राम में करते हैं कि सेहतमंद रहना हमारे लिए ज़रूरी है। सेहतमंद रहेंगे तो ही ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, और अपने साथ अपने जो हमारे से एसोसिएटेड लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे घर में अफराद मौजूद हैं, उनकी सेहत का ख्याल भी हमने रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने